प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इसे शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये चित्र देखिए, और यह चित्र किसने बनाया है? यह चित्र बनाया फ्रेडरिक सारियू ने। अब फ्रेडरिक सारियू कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार था। और इस चित्र का विषय क्या है? कहता है विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का संपन्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848। ये इसका विषय है। किसने बनाया? फ्रेडरिक सारियू ने। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां ये नए शब्द दिए हुए हैं दो, इनको कर लेते हैं। निरंकुशवाद। निरंकुशवाद कहता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती, किसी प्रकार की भी कोई रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, कोई अंकुश नहीं होता। और इतिहास में ऐसी जो राजशाही सरकारें हैं उनको कहा जाता है निरंकुश सरकार। अब ये जो निरंकुश सरकारें होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है? ये अत्यंत केंद्रीकृत होती है। मतलब एक ही आदमी के हाथ में या कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में पावर होती है, सैन्य बल पर आधारित है और दमनकारी सरकारें होती है। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। उसको हम बोलेंगे निरंकुशवाद। क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद। दूसरा हमारा जो शब्द है वो है कल्पनादर्श या यूटोपिया। इसके लिए तीसरा शब्द भी प्रयोग किया जाता है, यूरोपीय विजन। यूरोपीय विजन। तो कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, मतलब जो हो ही नहीं सकता, उतना आदर्श समाज, उसको हम उस स्थिति को बोलेंगे कल्पनादर्श, यूटोपिया अथवा यूरोपीय विजन। अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। कहता 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिसका नाम था फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू। इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई इसने। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। अपने ही सपनों का, अपने विचारों के आधार पर सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। हालांकि उस समय तक ये चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी कल्पना में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर एक समाज का सपना बुना। इस श्रृंखला के पहले चित्र जो हमने ऊपर चित्र नंबर 1 में देखा है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, ऊपर जो हमने मूर्ति देखी स्वतंत्रता की, उसकी वंदना करते हुए जा रही हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार हैं वो स्वतंत्रता को एक महिला का रूप प्रदान किया करते थे। और यहां भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं। अब दिखाई देती ये चित्र देख लीजिए आप। ये जो आपके सामने मूर्ति है, प्रतिमा है, यह स्वतंत्रता की प्रतिमा है और इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। ये आप देखेंगे ना, ये इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में अधिकारों के घोषणा पत्र हैं। तो क्या बता रहा है कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। और यहां भी इस चित्र में भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और प्रतिमा के सामने ही, इस मूर्ति के सामने ही जमीन पर निरंकुश
अभी हमने पढ़ा है। मतलब ऐसे संस्थान या ऐसी सत्ता जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो उसे बोलेंगे निरंकुश। संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियों के कल्पना दर्श में या यूटोपिया में या यूरोपीय विजन में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बंटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। अब जर्मनी के जो लोगों का झंडा है वो है काला, लाल और सुनहरा। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। 1848 में जो जर्मनी के एकीकरण का एक प्रयास हुआ था, हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हुआ था, इसलिए कहता है उन उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ये सारा उस चित्र के बारे में है जो फ्रेडरिक सारियो ने बनाया है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, मतलब वो इस साक्ष्य के, इस घड़ी के गवाह हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। अब कहता है इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र नंबर 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर जो भी एरिया जो परिभाषित किया गया है, प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। और साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी, ये तो संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी, क्योंकि संघर्ष के अंदर साझेपन की भावना निर्मित हो जाती है। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो साइड में बॉक्स में आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया इन्होंने। ये महान फ्रांसीसी दार्शनिक है जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन। तो अर्नेस्ट रेनन का विषय क्या था? राष्ट्र क्या है, व्हाट इज अ नेशन। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फ्रांसीसी दार्शनिक कब की बात कर रहा है? 1882 की। 1882 में कौन सी यूनिवर्सिटी है? सोबॉन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में, एक लेक्चर में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है। किसने किया है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा और जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान नस्ल, समान भाषा, समान धर्म क्षेत्र से बनता है। अब इसका मतलब क्या है
कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है। क्या कहता है अर्नेस्ट रेनन? एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र क्या होता है? लंबे प्रयास, जो संघर्ष किया है, लोगों ने जो त्याग किया है, जो निष्ठा है उसके प्रति, उसका चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त उसका अतीत होता है। शौर्य वीरता से युक्त उसका अतीत होता है। महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह, जो लोगों की हर रोज भावनाएं बन रही है उसके प्रति, ये जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती, कोई रुचि नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है कि लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। नए शब्द फिर दिए हुए हैं जिसपे हम अभी देखते हैं। नए शब्दों में जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान, एक बिल्कुल डायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है कि क्या वो उसके पक्ष में है, उस पर सहमत है या सहमत नहीं है। उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। नेक्स्ट कहता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार देखिए, कहते हैं राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 में। कौन सी घटना के साथ? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा देश था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता, जो निर्णय लेने की आजादी है, जो सर्वोच्च सत्ता है प्रभुसत्ता, राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अब क्रांति ने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। मतलब राजा के द्वारा नहीं होगा, बल्कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति भाग्य तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक, ये दो विचार ऐसे हैं जिन्होंने सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। किसने? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। क्यों? क्योंकि पहले राजा का शासन था। उस समय पता आपको, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां था। चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल या जनरल, ये एक ही बात है। स्टेट जनरल
का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम भी बदल दिया गया। अब स्टेट जनरल का उसका नाम कर दिया गया नेशनल असेंबली। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। अब पहले तो सारी चीजें राजा के नाम पे हो रही थी और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए क्या क्या बनाए, समान कानून बनाए। आंतरिक जो आयात और निर्यात था उस पर जो शुल्क लगता था वो समाप्त कर दिया गया। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पहले ये कई तरीके के अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके का भार को नापने का, तोलने का व्यवस्था थी। क्षेत्रीय जो बोलियां थी उनको हतोत्साहित किया गया और पेरिस में जो फ्रेंच जैसी बोली जाती थी, जैसी लिखी जाती थी, वही फ्रांस की राष्ट्र की साझी भाषा बन गई। अब क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को, देख लीजिए ध्यान से, ये नहीं कह रहा कि अकेले फ्रांस के लोगों को, नहीं, वह यूरोप के अन्य लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराई। दूसरे शब्दों में यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। कौन? फ्रांस। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के जो अन्य सदस्य थे तो उन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। वो उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में कहां पहुंची थी? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो कथनों में, कारणों में या आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। फ्रांस में राजतंत्र वापस कौन लेके आया? नेपोलियन। क्यों? क्योंकि 1789 में लुई 16वें को हटाने के बाद वहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की तरफ बढ़ रहा था फ्रांस। लेकिन अब फ्रांस में राजतंत्र वापस कौन लेके आया? नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। साइड में एक चित्र है, ये देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना और समझना। ये पंचांग, वहां का जो कैलेंडर है उसका एक मुख्य पृष्ठ है। कहता है जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ है जिसे किसने डिजाइन किया है? वहां का पत्रकार है एंड्रियास रेबमान। एंड्रियास रेबमान। कब किया? 1798 में। कहता फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसने मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा भी दिया गया है कि लोगों को अपनी आजादी अपनी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। रेबमान कौन था? रेबमान एक पत्रकार था जो कहां पर रहता था? मेंज नामक शहर में रहता था और वो साथ में जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य भी था। और इसी एंड्रियास रेबमान ने जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ डिजाइन किया था 1798 में। आगे देखिए, ये चित्र है जिसमें आप यूरोप के देशों को देख सकते हैं। स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ये सारे रखे साम्राज्य भी, ऑटोमन साम्राज्य है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ऐसी। तो ये कहता है चित्र नंबर 3, वियना कांग्रेस। ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। 1815 के बाद का यूरोप। यहां पर 1815 में एक बैठक हुई थी। आगे कहता है मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था नेपोलियन ने, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत बने, कुशल बन सके। जो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से
जाना जाता है, जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। अब क्या किया इसने? 1804 की जो नागरिक संहिता थी जिसे नेपोलियन ने लागू किया था, इसने क्या किया? न जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। सबसे पहले उसने क्या किए? जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए नंबर 1 पे। किसने? 1804 के नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता या नेपोलियनिक कोड ने क्या किया? जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार मिले थे वो समाप्त कर दिए। दूसरा क्या किया उसने? कानून के समक्ष बराबरी की। कानून के समक्ष बराबरी की। पहला क्या किया? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है ये कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को उसने सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात, संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए जो उद्योगपति थे उन्होंने नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले जो लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून एक स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण हो रहा है जर्मनी में, ज़ेबरकेन जगह में। और ये कहता है कि जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, भिवानी बोर्ड में कई बार आता है क्वेश्चन ये, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन थे? तो ये जर्मन चित्रकार थे। द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाएं थी, जो फ्रांसीसी सेनाएं थी, उनके द्वारा ज़ेबरकेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए, देखिए एक किसान की गाड़ी छीनते हुए और क्या कर रही हैं? कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रही हैं, एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन भाषा में लिखा है और जिसका अनुवाद है, हमसे आजादी और समानता ले लो। अब कमाल की बात है, ये तो इसका अपोजिट भाव है। अब एक तरफ तो यहां कह रहे हैं क्या अनुवाद है कि हमसे आजादी और समानता ले लो, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को परेशान किए जा रहे हैं और यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। अब क्या कहता है इसने और क्या किया इसने? 1804 की जो नेपोलियन संहिता थी, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, लेकिन जीतते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, आप पढ़ोगे सिविक्स में, बेल्जियम की राजधानी है, मेंज, मिलान, वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़ते हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। और ये चित्र है राइनलैंड का डाकिया, ये नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट। राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट को दिखाया गया डाकिये के रूप में। और ये जो पेज उड़ रहे हैं, पेपर उड़े हुए हैं, चिट्ठियां जो निकल रही है उसके बैग से, इस पे उन जगहों के नाम है जिसको अब वो हार चुका है। यहां नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी पर
उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। तो अभी हम शुरू करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। इनमें क्या क्या था? इन पे एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल थे, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में तो आधे लोग मैगियार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलता था? पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन, स्लोवोक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। मतलब सारी बातें आपको इसलिए बताई गई है जिससे आपको ये पता चले कि राजनीतिक एकता इतनी आसान नहीं थी। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल एक सम्राट के प्रति निष्ठा थी। अब कहता है राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। तो आप साइड में देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। नेपोलियन का इटली पर हमला 1797 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेपोलियन का इटली पर हमला, ये बहुत बार एग्जाम में आया 1797 में। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हो रही है? 1797 में। और 1814-15 में नेपोलियन का पतन हो गया तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शांति संधि हुई, जिसको वियना शांति संधि, वियना कांग्रेस बोलते हैं। 1814 और 15। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ 1821 में, लेकिन ध्यान रखेंगे आजादी मिली यूनान को, आजादी मिली 1832 में। 1832 में कौन सी संधि के तहत? कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आजादी मिली। 1848 में क्या क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति हुई, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत और मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैगियार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। और 1859 से 1870 इटली का एकीकरण, 1859 से 1870 इटली का एकीकरण और 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण। तो शुरुआत सबसे पहले इटली की होती है में, और खत्म भी पहले इटली का होता है, 1870 में हो जाता है। जर्मनी की शुरुआत भी 1866 से होती है और एकीकरण भी होता है 1871 में। और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। कहता है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। इस वर्ग के जो सदस्य वो एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। सारे ही कुलीन हैं, अमीर हैं, तो उनका लाइफस्टाइल भी एक ही जैसा होना था, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। आज भी ऐसे ही होता है। अमीर तो चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे इंडिया का हो, उनके पास सुविधाएं होती है। गरीब चाहे वहां का हो, चाहे यहाँ का हो। इसी प्रकार जो इनकी एक साझा जीवन शैली थी जिसमें बंधे हुए थे, वो क्षेत्रीय विभाजनों के भी आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के प्रतीक मालिक थे और राजनीतिक कार्यों के लिए
उच्च वर्ग के बीच वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके जो परिवार है वो अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हैं। तो क्या बता रहा है, नए सामाजिक समूह अस्तित्व में जो आए हैं वो किस किस से बना है? श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब 2.2 में क्या कहता है? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, और इसके भी फिर अलग अलग क्षेत्र बनेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में क्या थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का क्या मतलब था। क्या था? व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो आपने ध्यान रखना है कि राजनीतिक रूप से उदारवाद का क्या मतलब है और आर्थिक रूप से क्या है। तो यहां तो दे रखा है कि मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो किससे बनी हो? सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। उदारवादी क्रांतिकारी फ्रांस, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। संपत्ति विहीन जो पुरुष हैं और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए, जो जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की जो संहिता 1804 में पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान सामाजिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। अब आर्थिक क्षेत्र में क्या उदारवाद? ऊपर हमने पढ़ लिया कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद क्या है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण दें। अब आपको पता चलेगा इससे कि क्या क्या दिखते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। ध्यान रखेंगे आप, 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से
न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार कितना शुल्क देता था? 5% सीमा शुल्क देता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले, कपड़े को नापने का पैमाना था एले, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट शहर से खरीदा गया, जो जर्मनी का शहर है, तो वहां होती थी उसकी 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना अंतर आ रहा है बार बार। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 1834 में। पर्शिया की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को, जो शुल्क बैरियर थे टैक्स के, उनको समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले कितनी थी? 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब देखिए यहां देख रखे अर्थशास्त्री है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है, कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। तो यहां दे रखे हैं, जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रीडरिख लिस्ट ने 1834 में लिखा, जाल्वे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो आपने ध्यान रखना है, फ्रीडरिख लिस्ट कौन थे? जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। आगे देखिए, कहता है 2.3 में 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। क्यों? क्योंकि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक जो संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि जो आधुनिकीकरण है, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था, वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद, भूदास्तों की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के युद्ध में किन किन ने मिलकर हराया था? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इस सम्मेलन की मेजबानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ये ड्यूक मेटरनिख ने। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, क्योंकि जो लुई 16वां था वो भी बुर्बो राजवंश से था। और फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया।
जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांट में जेनेवा जोड़ दिया गया। पर्शिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्शिया को सेक्शनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। अब जो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं हैं वो निरंकुश थी। वह आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाए। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए ताकि प्रत्येक चीज उनकी देखरेख से होकर गुजरे, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। जैसे अखबारों की में कोई भी खबर छपे, पहले सरकार को दिखाओ, यदि सरकार को दिखाओ या राजा जो भी वहां होती है शासन की व्यवस्था उसको दिखाओ, फिर यदि उनको लगता है कि ठीक है तो छपेगा, यदि उनको लगता है कि उनके विरोध में है तो नहीं छपेगा। इसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। अब कहता क्रांतिकारी 2.4 में 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे, क्योंकि अब तो रूढ़िवादियों की ताकत बढ़ रही थी, बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने, विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारियों के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। अब कहता है ऐसा ही व्यक्ति था, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सेनी। उनका जन्म 1807 में कहां पर हुआ था? जेनेवा में। कहां पर हुआ था? जेनेवा में। कब हुआ था? 1807 में। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की अवस्था में, युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 2 अंक वाले क्वेश्चन में, 1 अंक वाले में। पहला, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। शहर का नाम है मार्सेई, संगठन नाम है यंग इटली। शहर का नाम बर्न और संगठन का नाम है यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सेनी का विश्वास क्या था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सेनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सौपन से मैत्सेनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने और किसे, मेटरनिख ने किसे, जूसेप्पे मैत्सेनी को क्या बताया है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है जूसेप्पे मैत्सेनी को। ये चित्र देख सकते हैं, जूसेप्पे मैत्सेनी, बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की जा रही है। धन्यवाद।